नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय, जो कि हमारा छठा प्रश्न पत्र है के 2024 के संपूर्ण प्रश्न पत्र हल, संपूर्ण प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2024 के प्रश्न पत्र को, जिसका आपको सटीक एवं सरल शब्दों में सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। और मैं आप सभी को उम्मीद दिलाता हूं कि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अंत में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ आप किस और सब्जेक्ट के लिए वीडियो पाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से ता, गा, सा और बा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा गा। गा वर्ग का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ से, क्योंकि ये का वर्ग के अंतर्गत आता है और का वर्ग के जितने भी हमारे अंतर्गत व्यंजन आते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से ही होता है। हमारे 5 वर्ग होते हैं का, च, ट, त, प। का वर्ग कंठ से होता है, इसका उच्चारण स्थान। चा वर्ग इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। टा वर्ग हमारा जो होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है, ठीक है। और जो हमारा ता वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है हमारा किससे होता है? तो वो दंत से होता है। और जो हमारा पा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तो वो ओष्ठ से होता है, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन किस श्रेणी में आते हैं? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अर्धमात्रिक। जैसे कि का क्या है? ये का हमारा क्या है? इसमें 2 ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, एक तो आधा क्या है और दूसरा एक इसका आ, यानी ये आ से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है? व्यंजन हमारा क्या है? अर्ध है, आधा है ना, तो ये अर्धमात्रिक हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं? तो कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? विकारी शब्द हैं, ठीक है। जो भी हमारे स्टार्टिंग के होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 वो विकारी शब्द कहलाते हैं और इसके बाद की जो होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा मस्तिष्क। ये हमारा क्या है? शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो कौन से अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा यावा। यावा हमारे ऐसे जो वर्ण हैं ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अंग हमारे क्या हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो हमारे डा और अणा होते हैं ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है। कैसे व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है, ठीक है। और जो हमारा ला है ये हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? इनके मुख द्वार मध्य में ही बंद हो जाते हैं और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि ला, ठीक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कितने बहुविकल्पीय प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्गों के उच्चारण स्थान कौन सा वर्ग, कौन या फिर कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण स्थान निकालता है। जैसे कि कंठ से कौन कौन से निकालते हैं? तो स्वर में देखा जाए आ और बड़ा आ, ठीक है, कंठ से ध्वनि निकालते हैं। और व्यंजन में देखा जाए तो का वर्ग के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो क्या है? उनके संबंध किससे होता है? कंठ से होता है, ठीक है। और तालु से कौन सा होता है? स्वर में देखा जाए तो ई और बड़ी ई का संबंध तालु से होता है। और चा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं इनका संबंध सीधा
तालु से होता है व्यंजन वर्ग में, ठीक है। और मूर्धा में कौन कौन से होते हैं, तो री जो हमारा है ये मूर्धन है, ठीक है। और टा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो भी हमारे मूर्धन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दंत वर्ग में क्या है, व्यंजन में देखा जाए तो ता वर्ग के जितने भी हमारे व्यंजन आते हैं, ता था दा धा ना, ये सारे के सारे क्या है, दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। और ओष्ठ से स्वर में देखा जाए तो ऊ और बड़ा ऊ, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत, ठीक है। और जो व्यंजन वर्ग में हमारे तो पा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। नसिका से हमारे कौन कौन से, तो नसिका से हमारा डा वा अड़ा ना मा, ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान नसिका से होता है, ठीक है। और हमारे कुछ अर्ध स्वर हैं जैसे कि यावराला, ठीक है, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और अंगा क्या है, अयोगवा है, ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 6 है कि वाचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुंह से शब्दों को स्पष्ट रूप से पढ़कर बोलना वाचन कहलाता है। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सस्वर वाचन होता है और दूसरा मौन वाचन होता है, ठीक है। सस्वर वाचन में क्या होता है, जो चीज़ें हम बोल कर पढ़ते हैं, ठीक है। और मौन वाचन में क्या होता है, मन ही मन उस चीज़ को हम पढ़ रहे होते हैं, मौन वाचन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है, किसी 2 कारक के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ठीक है। और 2 कारक कौन कौन से, कोई भी लिख सकते हैं आप, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, सारे के सारे क्या है, कारक ही है, ठीक है। लेकिन संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं, तो 6 कारक होते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि त्रा संयोग व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। तो त्रा जो हमारा व्यंजन है वो ता और रा से मिलकर बना हुआ है। जब भी आपको ता में हलंत लगाओ और रा में कोई भी हलंत नहीं लगेगा तो वही हमारा सही जवाब होगा इसका, ठीक है। कहीं भी ऑप्शन मिल सकता है कि ता प्लस रा में भी हलंत लगा के दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ता में हलंत होगा पहले में, ठीक है, और रा हमारा क्या पूरा होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। तो मौखिक अभिव्यक्ति विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में सहायक होती है। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, किसी भी चीज़ को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, हम किसी को लिखकर नहीं बता सकते तो उसको हम मौखिक भाषा में अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। ये आपने अधिकतर अपने ग्रुप में किया होगा, जब कोई पास से गुजर रहा होता है तो फिर आँखों से इशारा हो जाता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है। तो लिपि ध्वनियों को लिखने का माध्यम है जिससे बोली को लिखा जा सकता है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो लिपि और ध्वनि में कोई खास संबंध नहीं होता है। विचारों को व्यक्त करने वाली व्यवस्थित शब्दावली को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। विचारों को व्यवस्थित करने वाली एक जो शब्दावली होती है उसको हम ध्वनि बोलते हैं। और ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि बोलते हैं। आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि निम्न समाचोरित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। अनल और अनिल। अनल क्या होता है, आग होती है, ठीक है। और अनिल क्या होता है, ये हवा का पर्यायवाची होता है, जबकि अनल आग का होता है। वैसे ही सकल है, सकल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण होता है। और सकल मीन्स क्या होता है, चेहरा होता है या फिर रूप होता है, बनावट होता है, मुखौटा होता है, ठीक है। सारे के सारे क्या है, सकल है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है कि वन और पर्वत शब्द के 5-5 पर्यायवाची लिखिए। तो वन के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, जंगल, अरण्य, विपिन, कानन, उद्यान, ये क्या है, वन के पर्यायवाची हैं। और पर्वत के पर्यायवाची क्या है, पहाड़, शैल, गिरि, नग, धरणीधर, ये क्या है, हमारे पर्वत के पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। तो इसका जो जवाब होगा कि बच्चों को पहले लकीर पर चलना, बिंदुओं को जोड़ना
और चित्रों के साथ अक्षरों की पहचान कराना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले क्या है, लकीर पर चलाना, बिंदुओं को जोड़ना और चित्रों के साथ अक्षरों की पहचान कराना चाहिए। धीरे धीरे उन्हें स्वर और व्यंजन लिखाना सिखाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आप उनको वर्ण लिखवाएंगे तो हो सकता है उनको दिक्कतें आएँ। जैसे कि आ है, ठीक है, तो सबसे पहले उनको ये लिखना सिखाएं, फिर उसके बाद ये सिखाएं और फिर उसके बाद ये सिखाएं उनको, और उसके बाद क्या है, शिरोरेखा के बारे में बताएं। इससे बच्चा आसानी से समझ सकता है। उसको आप जब भी सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे तो आसानी से समझ सकता है। डायरेक्टली आप उसको बोलेंगे कि आप ई लिखिए तो दिक्कत होगी उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के आवश्यक गुण होते हैं स्पष्टता, कि वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, और संपूर्णता, वाक्य अपने आप में परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, शुद्धता, और वाक्य में सही शब्दों का चयन होना चाहिए। क्रमबद्धता मतलब क्रमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आगे का पार्ट पीछे है तो पीछे का पार्ट आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्दों का जो चयन है वो एकदम सटीक और क्रमबद्ध होना चाहिए। अर्थ की स्पष्टता, और वाक्य का कुछ अपने आप में अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, इन गुणों से वाक्य समझने योग्य और प्रभावशाली बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें प्रत्येक वर्ण को सही स्थान से, सही मात्रा और स्पष्टता से बोलना चाहिए। जल्दी बोलने या मुंह बंद रखकर उच्चारण करने से अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, जैसे कि का वर्ग है, उसको आप कंठ से आपको बोलना चाहिए। आप कंठ को हल्का भी डाउन रखेंगे तो फिर क्या है, जो उसके लिए उच्चारित ध्वनि होनी चाहिए वो प्रॉपर रूप से नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे कि कुछ व्यंजन हमारे क्या होते हैं, नसिका से उनकी ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, जब आप नसिका को ही बंद कर लेंगे तो फिर इनका पूर्ण उच्चारण कहाँ से होगा, संभव ही नहीं है ना। तो वही चीज़ है। प्रश्न संख्या 16 है कि भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व, उदाहरण सहित लिखिए। तो श्रवण कौशल से हम दूसरों की बात को ठीक से समझ पाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षक की बात को ध्यान से सुनकर छात्र बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। बात कक्षा में जो शिक्षक होता है सस्वर वाचन करता है। ठीक है, जिसे हम आदर्श वाचन भी बोलते हैं, और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, फिर उसको अच्छे से रिपीट करते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से उसको सुना है। ठीक है, तब वो उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्ह वाक्य में ठहराव और सही भाव समझाने में मदद करते हैं। उदाहरण, राम सीता और लक्ष्मण बन गए, यहाँ अल्प विराम से अलग अलग स्पष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। तो शुद्ध उच्चारण से संप्रेषण सही होता है, सही बात है, और गलत फहमियाँ भी नहीं होती। ठीक है, शिक्षक के रूप में मैं बच्चों को अभ्यास, श्रवण और सही दोहराव के माध्यम से शुद्ध उच्चारण सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।